ये है दुनिया की सबसे खतरनाक जेल, जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े जेल तोड़ने वालों के भी पसीने छूट जाते हैं। आज से करीब 80 साल पहले 600 कैदियों ने बिना किसी हथियार के जमीन के नीचे सुरंग बनाकर भागने की कोशिश की थी और प्लानिंग से लेकर सुरंग खोदने तक उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी जिन्हें सुनकर आप भी रो पड़ेंगे। और जब वो सुरंग के दूसरे छोर पर पहुंचते हैं, उसके बाद जो होता है उस पर आप अपनी आंखों से विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए दिल रुला देने वाली ये सच्ची सर्वाइवल कहानी आपके साथ शेयर करते हैं। बात है साल 1944 की। पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की भयानक आग में बुरी तरह जल रही थी और इसी आग के बीच पोलैंड के सागन नाम के एक घने और बर्फीले जंगल में एक ऐसा नर्क बनाया गया था जिसे स्टालग लुफ्ट 3 कहा जाता था। ये कोई मामूली जेल नहीं थी, बल्कि कई एकड़ में फैला एक ऐसा हाई सिक्योरिटी किला था जिसे खुद जर्मन वायुसेना लुफ्टवाफे ने बहुत ही चालाकी से बनवाया था। इसे खास तौर पर उन अलाइड लड़ाकू पायलटों के लिए बनाया गया था जो पहले भी कई बार दूसरी जेलों से भागने की दुस्साहसिक कोशिश कर चुके थे। नाजियों का असली मकसद उन्हें हमेशा के लिए भागने से रोकना और उनका मनोबल पूरी तरह से तोड़ना था। उस समय नाजी जर्मनी की सेना युद्ध में काफी क्रूर हो चुकी थी और वो सैनिक हिटलर के एक इशारे पर किसी की भी जान लेने को हमेशा तैयार रहते थे। इस भयंकर जेल के अंदर ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के हजारों जांबाज लड़ाकू पायलट कैद थे। ये कैदी अपनी जिंदगी के सबसे बुरे और दर्दनाक दिन काट रहे थे और उनका बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह इस नर्क से बाहर निकलना। लेकिन बाहर निकलना तो दूर की बात थी, यहाँ खुली हवा में सांस लेना भी मौत को दावत देने जैसा था। जेल का माहौल इतना ज्यादा खतरनाक था कि जरा सी भी संदिग्ध हरकत होने पर सीधा गोली मारने का आदेश था। कड़ाके की ठंड, खराब खाना और मनोवैज्ञानिक दबाव इंसान को अंदर से पूरी तरह तोड़ देता था। समस्या तब सबसे ज्यादा बढ़ गई जब कैदियों को एहसास हुआ कि अगर वे यहाँ से जल्द नहीं भागे तो या तो वे ठंड से मर जाएंगे या नाजी उन्हें मार डालेंगे। ऐसे में उनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो घुट घुट कर मरें या फिर आजादी के लिए लड़ते हुए जान दे दें। उन्होंने मौत का दूसरा रास्ता चुना और एक ऐसी खौफनाक योजना बनाई जिसने इतिहास रच दिया। यह एक ऐसा फैसला था जो दुनिया की सबसे खतरनाक सेना की रातों की नींद उड़ाने वाला था। और इस पूरी खौफनाक कहानी के बीचों बीच खड़ा था एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसकी रगों में खून से ज्यादा देशभक्ति का पागलपन दौड़ता था। इस मुख्य पात्र का नाम था स्क्वाड्रन लीडर रोजर बुशेल। ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स के इस बेहद निडर और जांबाज लड़ाकू पायलट को जेल के अंदर सीक्रेट रूप से बिग एक्स के नाम से जाना जाता था ताकि किसी गार्ड को शक न हो। उसका लड़ाकू विमान साल 1940 में दुश्मनों से लड़ते हुए आसमान में बुरी तरह मार गिराया गया था। जब वह पकड़ा गया था तब उसकी उम्र करीब 29 साल थी और वह एक सीक्रेट मिशन पर था। उसने कई बार दूसरी जेलों से भागने की कोशिश की थी, इसलिए नाजी उससे बहुत ज्यादा चिढ़ते थे। बार बार भागने के कारण ही 1942 में उसे इस सबसे खतरनाक कैंप में हमेशा के लिए कैद कर दिया गया। इस कैंप में कदम रखते ही उसका पहला एहसास यह था कि यह जगह सच में मौत का एक ऐसा कुआं है जहां से निकलना नामुमकिन है। लेकिन उसके अंदर की आग बिल्कुल भी शांत नहीं हुई थी और उसने ठान लिया था कि वह यहाँ से जरूर बाहर निकलेगा। यहाँ की परिस्थिति बेहद भयानक और दमघोंटू थी, जहाँ हर तरफ बस मौत का काला साया मंडरा रहा था। यहाँ जीवित रहना हर दिन एक नई और भयानक जंग लड़ने के बराबर हो चुका था। कैदियों के रहने के लिए जो बैरक बनाए गए थे वे सिर्फ लकड़ी के बने हुए थे। कड़ाके की ठंड में वो बैरक बिल्कुल बर्फ की तरह जम जाते थे और उनमें हीटर का कोई इंतजाम नहीं था। उन छोटे छोटे बैरकों में ठूस ठूस कर दर्जनों कैदियों को जानवरों की तरह भरा गया था। पेट भरने के लिए उन्हें हर दिन बहुत कम मात्रा में पानी जैसा सूप और सूखी ब्रेड दी जाती थी। यह सड़ा हुआ खाना एक सैनिक को जिंदा रखने और ताकत देने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं था। उनका शरीर कंकाल बनता जा रहा था, लेकिन उनका दिमाग हर पल भागने के नए तरीके सोच रहा था। भले ही उन्हें मजदूरी नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन बर्फबारी में घंटों सीधा खड़ा रहना उनके लिए किसी नर्क से कम नहीं था। लेकिन इस नर्क से भागने का रास्ता इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस जेल की सुरक्षा इतनी खौफनाक थी कि इसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाए। भागने के इस रास्ते का पहला और सबसे बड़ा खतरा यह था कि जेल के चारों ओर ऊंचे ऊंचे वॉच टावर लगे हुए थे। इन टावरों के साथ खतरनाक कंटीले तारों की कई परतों वाली बहुत भारी डबल फेंसिंग बिछाई गई थी। इन वॉच टावर्स पर हमेशा मशीन गन ताने खूंखार जर्मन सैनिक 24 घंटे पहरा देते रहते थे। रात होते ही शक्तिशाली सर्चलाइट्स
पूरे कैंप और बाढ़ के आसपास के इलाके को लगातार स्कैन करती रहती थीं। नाजियों का मकसद था कि कोई भी कैदी अंधेरे का फायदा उठाकर बाढ़ के पास जाने की हिम्मत न करे। कंटीले तारों की यह बाढ़ पूरी तरह से करंट वाली तो नहीं थी, लेकिन इसके पास जाने का मतलब था सीधा मौत। और सबसे बड़ी खौफनाक बात यह थी कि जर्मन सैनिकों ने जमीन के नीचे सिस्मोग्राफ माइक्रोफोन सेंसर लगा रखे थे। अगर कोई जमीन के नीचे सुरंग खोदने की जरा सी भी कोशिश करे तो उसकी धमक तुरंत उन सेंसर्स में सुनी जा सकती थी। इन सारी नामुमकिन और जानलेवा रुकावटों के बावजूद कैदियों ने अपनी हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी। रोजर बुशेल ने सभी कैदियों को इकट्ठा करके एक ऐसी खौफनाक योजना पेश की जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसने एक या दो नहीं बल्कि इतनी बड़ी संख्या में एक साथ भागने का मास्टर प्लान दिया जो पहले कभी नहीं हुआ था। इस योजना का उद्देश्य सिर्फ अपनी जान बचाकर भागना बिल्कुल नहीं था। वह चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा जर्मन सैनिकों को कैदियों को पकड़ने के काम में उलझाया जाए, जिससे दुश्मनों को बहुत भारी नुकसान हो। इस महायोजना में देखते ही देखते लगभग 600 कैदी शामिल हो गए, जो अपनी जान हथेली पर रखकर काम में जुट गए। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और जर्मन गार्ड्स को पूरी तरह धोखा देने के लिए एक जबरदस्त प्लान बना। उन्होंने तय किया कि वे एक साथ 3 अलग अलग सुरंगें खोदेंगे ताकि अगर एक पकड़ी जाए तो दूसरी से काम हो सके। इन 3 खुफिया सुरंगों का नाम बहुत ही चालाकी से टॉम, डिक और हैरी रखा गया था। यह नाम इसलिए रखे गए थे ताकि अगर कैदी इनके बारे में बात करें तो गार्ड्स को लगे कि वे किसी इंसान की बात कर रहे हैं। सुरंग खोदने का यह मौत का खेल बैरक के अंदर बने स्टोव और कैदियों के बेड के नीचे से छुपकर शुरू किया गया। उन्होंने ऐसी जगह चुनी जहां किसी भी जर्मन गार्ड की नजर आसानी से नहीं जा सकती थी। सबसे बड़ी बाधा यह थी कि उनके पास खुदाई करने के लिए कोई भी असली औजार या मशीन नहीं थी, इसलिए उन्होंने चम्मच, टिन के खाली डिब्बे और कैंप से चोरी किए गए लोहे के छोटे टुकड़ों को ही अपना औजार बना लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि जमीन के नीचे से निकलने वाली हजारों किलो मिट्टी का क्या किया जाए। इसके लिए उन्होंने एक बेहद स्मार्ट और अनोखी पेंगुइन तकनीक का इस्तेमाल किया। वे खोदी गई पीली मिट्टी को अपनी पैंट के अंदर बनाए गए खास पॉकेट या लंबी थैलियों में भर लेते थे। फिर जब वे बाहर ग्राउंड में टहलने जाते तो अपने पैंट के अंदर छिपी डोरी को खींचकर उस मिट्टी को ग्राउंड में गिरा देते थे। वे चलते समय बिल्कुल एक पेंगुइन की तरह चलते थे, इसीलिए इस तकनीक को यह खास नाम दिया गया था। सबसे सफल सुरंग, जिसका नाम हैरी था, उसकी लंबाई लगभग 336 फीट तक पहुंच गई थी। इसे जमीन से लगभग 30 फीट नीचे गहराई में खोदा गया था ताकि जर्मन सेंसर इसकी आवाज न पकड़ सकें। इतनी गहराई में काम करते समय सबसे बड़ी समस्या थी ताजी हवा की भयंकर कमी। इसके लिए कैदियों ने पुराने डिब्बों, फटे कपड़ों और बेड के पाइपों को जोड़कर एक कमाल का एयर पंप बनाया। ये पंप नीचे काम कर रहे लोगों तक किसी तरह थोड़ी थोड़ी हवा पहुंचाता था ताकि वे जिंदा रह सकें। घुप अंधेरे में रोशनी के लिए उन्होंने अपनी जान पर खेलकर कैंप की मेन बिजली सप्लाई से तार चुरा लिए। जहां तार नहीं पहुंच सकते थे वहां उन्होंने जानवरों की चर्बी और कपड़ों के टुकड़ों से तेल के दिए बनाए। सुरंग को मिट्टी धंसकर गिरने से बचाने के लिए 4000 से ज्यादा बिस्तरों के लकड़ी के तख्तों का इस्तेमाल किया गया। इस पूरी सुरंग को खोदने और तैयार करने में लगभग 1 साल का लंबा और दर्दनाक समय लगा था। हर दिन वो मौत के साए में मिट्टी खोदते थे, जहां एक छोटी सी गलती और पूरी सुरंग उनकी हमेशा के लिए कब्र बन सकती थी। आजादी के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है, यह देखकर सच में किसी का भी दिल दहल जाएगा। दोस्तों, अगर इस खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली 3 सर्वाइवल स्टोरी ने अब तक आपको स्क्रीन से बांध कर रखा है तो एक छोटा सा काम मेरे लिए जरूर करना। मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर दें। इसके साथ ही आप यह वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं और कौन देख रहा है, अपना प्यारा सा नाम मुझे कमेंट में अभी लिखकर बताएं। आपके कमेंट से मुझे ऐसी ही और रियलिस्टिक कहानियां लाने की बहुत हिम्मत मिलती है। तो चलिए कहानी के अगले खौफनाक हिस्से में चलते हैं। सुरंग की खुदाई के दौरान इन 600 कैदियों ने ऐसा दर्द और खौफ झेला है जिसकी कल्पना करना भी आज हमारे लिए नामुमकिन है। खुदाई करते समय इतनी गहराई में कई बार उन्हें सांस घुटने का भयानक एहसास होता था। उनके फेफड़े ताजी हवा के लिए तड़प उठते थे, लेकिन वो एक पल के लिए भी रुकना नहीं चाहते थे। उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अपनी आजादी और किसी भी तरह अपने घर वापस जाने का सपना घूम रहा था।
कई बार ऐसा हुआ कि ऊपर की मिट्टी अचानक से भरभरा कर नीचे धंस गई और अंदर काम कर रहे कैदी उस भारी मिट्टी में दब गए। उनके साथियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें उस मिट्टी से खींचकर बाहर निकाला और मरने से बचाया। मौत हर वक्त उनके सिर पर एक नंगी तलवार की तरह नाच रही होती थी। उधर ऊपर कैंप में जर्मन गार्ड्स को हमेशा यह शक रहता था कि अंदर ही अंदर कुछ तो ऐसा चल रहा है जो उनकी तेज नजरों से बच रहा है, क्योंकि कैदियों के बिस्तरों से बहुत सारे लकड़ी के तख्ते लगातार गायब हो रहे थे और किसी को पता नहीं था कि वो कहां जा रहे हैं। इस शक के चलते गार्ड्स अचानक रात के सन्नाटे में बैरकों की भयंकर और अचानक तलाशी लेना शुरू कर देते थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि तलाशी के दौरान कैदियों के कपड़े में छिपे औजार और पीली मिट्टी बस बाल बाल बचे। अगर वो रंगे हाथों पकड़े जाते तो उन्हें बिना कोई सवाल किए सीधा मौत के घाट उतार दिया जाता। बदकिस्मती से उनकी पहली सुरंग, जिसका नाम टॉम था, उसे जर्मन सैनिकों ने एक दिन अचानक खोज निकाला। जब टॉम पकड़ी गई तो पूरी योजना को एक बहुत भारी झटका लगा और कई कैदी जर्मन पुलिस के शक के घेरे में आ गए। पकड़े जाने पर जर्मन गार्ड्स कैदियों को कूलर नाम की एक अंधेरी और बर्फीली कोठरी में बेरहमी से डाल देते थे। वहां उन्हें हफ्तों तक भूखा प्यासा तड़पाया जाता था ताकि वे अपना गुनाह कबूल कर लें। टॉम के पकड़े जाने के बाद कुछ समय के लिए डर के मारे काम पूरी तरह से रोक दिया गया, लेकिन ये जांबाज पायलट हार मानने वाले इंसान नहीं थे, बल्कि मौत से खेलने वाले पक्के खिलाड़ी थे। अपनी आजादी की तड़प में उन्होंने कुछ समय बाद अपनी दूसरी सुरंग हैरी पर दोगुने जोश के साथ काम करना शुरू कर दिया। उन्हें अच्छे से पता था कि अगर वे इस बार पकड़े गए तो उन्हें सीधा गोली मार दी जाएगी, लेकिन सिर्फ सुरंग खोद लेना ही इस मास्टर प्लान के लिए काफी नहीं था, क्योंकि असली परीक्षा तो बाहर निकलने के बाद शुरू होने वाली थी। सुरंग से बाहर निकलते ही वो सीधे दुश्मन देश जर्मनी के बीचों बीच होने वाले थे, जहां हर तरफ मौत उनका इंतजार कर रही थी। बाहर भागने के बाद नाजी पुलिस और सेना की चेकिंग से बचने के लिए बेहद असली दिखने वाले नकली कागजात की जरूरत थी। यह नामुमकिन सा काम उन कैदियों ने किया जो युद्ध शुरू होने से पहले अपने देश में बेहतरीन कलाकार या पेंटर हुआ करते थे। उन्होंने इतनी बारीकी और लगन से काम किया कि जर्मन अधिकारियों के हस्ताक्षर वाले एकदम असली दिखने वाले नकली पासपोर्ट तैयार कर दिए। मोहर बनाने के लिए उनके पास कोई रबर नहीं था, तो उन्होंने अपने जीनियस दिमाग का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी खाने में मिलने वाले आलू और जूतों के रबर को काटकर एकदम असली दिखने वाली नकली मुहर तैयार कर ली। बाहर निकलने के बाद उनके कैदी वाले कपड़े उन्हें तुरंत मरवा सकते थे और उनकी पहचान पूरी दुनिया को बता सकते थे। इसीलिए उन्होंने अपने कंबलों और अन्य फटे पुराने कपड़ों को कॉफी और जूतों की पॉलिश से रंगना शुरू कर दिया। इस तरह उन्होंने एकदम असली दिखने वाली जर्मन सेना और आम नागरिकों की दर्जनों नकली यूनिफॉर्म तैयार कर ली। कई कैदियों ने अपनी पहचान छुपाने के लिए भागने से पहले महीनों तक जर्मन गार्ड्स की बातें सुन सुनकर जर्मन भाषा सीखी। वे ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि बाहर कोई जर्मन पुलिस वाला उनसे बात करे तो वे बिल्कुल जर्मन लहजे में जवाब दे सकें। ट्रेन के रूट और टाइम टेबल की एकदम सही जानकारी उन्होंने कुछ भ्रष्ट जर्मन गार्ड्स को सिगरेट की रिश्वत देकर हासिल की। कुछ गार्ड्स को उन्होंने अपनी बातों में उलझाकर बड़ी चालाकी से अहम जानकारियां चुराईं। उन्होंने कुछ जर्मन गार्ड्स को ब्लैकमेल करके या उनसे अपना सामान बदलकर असली जर्मन पैसे भी इकट्ठे कर लिए। ये सारी तैयारियां इतनी सीक्रेट तरीके से चल रही थीं कि एक बैरक के कैदी को ये नहीं पता होता था कि दूसरे बैरक में क्या बन रहा है। हर एक इंसान इस एस्केप प्लान का एक अहम हिस्सा बन चुका था और अपनी जान की बाजी लगा रहा था। अब बस उस एक खास रात का इंतजार था जब ये सारी महीनों की मेहनत असलियत में बदलने वाली थी। सभी कैदियों के दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं, क्योंकि वह दिन अब बहुत करीब आ रहा था। यह एक ऐसी खौफनाक योजना थी जिसने जर्मन सेना की नाक के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा प्लान तैयार कर दिया था। आखिरकार भागने की वो खौफनाक रात तय की गई जब आसमान में चांद बिल्कुल न हो, ताकि घुप अंधेरे का पूरा फायदा उठाया जा सके। वह 24 मार्च 1944 की एक बेहद ठंडी, मनहूस और डरावनी रात थी जिसे कोई नहीं भूल सकता। उस रात हवाएं किसी के रोने जैसी भयानक आवाज कर रही थीं और बाहर चारों तरफ कई इंच मोटी बर्फ बिछी हुई थी। इस भयानक बर्फबारी से ठंड सीधे हड्डियों को चीर रही थी, लेकिन उनके हौसले इस ठंड से भी कई गुना ज्यादा मजबूत थे। सुरंग हैरी का निकास द्वार योजना के अनुसार कैंप की बाड़ के बाहर एक घने जंगल के सुरक्षित पेड़ों के बीच निकलना था। वे चाहते थे कि जंगल की आड़ में वे आसानी से छुपकर भाग सकें और किसी गार्ड की नजर उन पर बिल्कुल न पड़े। लेकिन जब उस रात उन्होंने सुरंग का मुंह खोला
तो उनके होश पूरी तरह उड़ गए और पैरों तले जमीन खिसक गई। सबसे बड़ी और जानलेवा गलती यह हो गई थी कि सुरंग का निकास द्वार जंगल के सुरक्षित पेड़ों से करीब 15 फीट पहले ही खुल गया था। वह गड्ढा एक बिल्कुल खुले मैदान में निकला था, जहां छुपने के लिए कोई भी पेड़ या झाड़ी नहीं थी। यह सुरंग उनके अनुमान से थोड़ी छोटी रह गई थी, जो इस पूरे मिशन की सबसे बड़ी और जानलेवा गलती साबित हुई। बाहर सफेद बर्फ होने के कारण वो काला गड्ढा दूर से ही किसी को भी आसानी से नजर आ सकता था। यह एक ऐसी भयंकर गलती थी जो इस पूरे मिशन को मौत के घाट उतारने के लिए काफी थी, क्योंकि अब बाहर निकलने वाले हर एक कैदी को वॉच टावर के गार्ड्स की आंखों के ठीक सामने से रेंगकर उस खुले मैदान को पार करना था। सबसे पहले वह कैदी बाहर निकला, जिसे सुरंग के मुंह को खोलने की और बाहर का जायजा लेने की जिम्मेदारी दी गई थी। जैसे ही उसने अपना सिर बाहर निकाला, उसने देखा कि वॉच टावर पर खड़ी गार्ड्स की परछाई बिल्कुल उनके ऊपर पड़ रही है। अब उनके पास पीछे हटने का या प्लान कैंसिल करने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। सभी जानते थे कि या तो आज रात उन्हें हमेशा के लिए आजादी मिलेगी या फिर मौत उनके सीने में गोलियां उतार देगी। डर के मारे उनके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थीं कि मानो सीना फाड़कर बाहर ही आ जाएंगी। उसी अंधेरे और खौफ के बीच मिशन शुरू करने का खामोश इशारा दे दिया गया। मौत से आंख मिचौली का यह खौफनाक खेल अब शुरू हो चुका था और हर एक सेकंड बहुत भारी पड़ रहा था। उस रात एक एक करके कैदियों ने उस संकरी और दमघोंटू सुरंग में रेंगना शुरू किया, जहां सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। सुरंग इतनी ज्यादा पतली थी कि उसमें इंसान बहुत ही मुश्किल से फिट हो पाता था और आगे बढ़ पाता था। कई कैदी अपने बनाए गए नकली सामान और भारी कपड़ों के साथ उसमें बुरी तरह फंस गए, जिससे पीछे आने वालों का रास्ता ब्लॉक हो गया। रास्ता ब्लॉक होने से अंदर भयानक अफरा तफरी मच गई और सबका खौफ बढ़ गया, क्योंकि ऑक्सीजन लगातार कम हो रही थी। बाहर निकलने में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उन्हें हर बार जर्मन गार्ड्स के मुड़ने का बेसब्री से इंतजार करना पड़ता था। बाहर बैठा कैदी जब देखता कि गार्ड दूसरी तरफ देख रहा है, तब वह एक रस्सी खींचकर अंदर वाले को बाहर आने का इशारा करता। रस्सी खींचने का इशारा मिलने पर ही अगला कैदी अपनी जान हथेली पर रखकर उस गड्ढे से बाहर आ पाता था। यह जीवन और मृत्यु के बीच का एक ऐसा खौफनाक क्षण था, जहां एक छोटी सी आवाज भी उन सबको भून कर रख सकती थी। मौत के उस साए में बर्फ पर रेंगते हुए उस रात कुल 76 कैदी सुरंग के रास्ते कैंप से बाहर निकलने में सफल हो गए। बाहर निकलने के बाद वो सभी कैदी पहले से तय किए गए प्लान के अनुसार अलग अलग दिशाओं में फैल गए, ताकि एक साथ पकड़े न जाएं। कई कैदी पुलिस और खूंखार शिकारी कुत्तों से बचने के लिए घने और बर्फीले जंगलों की तरफ बेतहाशा भागे। कुछ कैदियों ने अपने बनाए हुए नकली दस्तावेजों और जर्मन कपड़ों के सहारे पास के रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ ली। वे अपनी मौत से बेखौफ होकर सीधे दुश्मनों के बीच ट्रेन में बैठ गए और शक से बचने के लिए एक शब्द भी नहीं बोले। जर्मन गार्ड्स को इस भयानक घटना का पता अगली सुबह के करीब 5 बजे चला। जब सवेरा होने ही वाला था, एक पहरेदार गार्ड गश्त लगाते हुए अचानक सुरंग के उस निकास द्वार के पास पहुंच गया, जो खुले मैदान में था। उसकी तेज नजर बर्फ पर पड़े अजीब निशानों पर गई और उसका माथा ठनका कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसने एक कैदी को सुरंग से बाहर निकलते और जंगल की तरफ भागते हुए अपनी आंखों से बिल्कुल साफ देख लिया। उसने तुरंत अपनी राइफल उठाई और खतरे का सायरन बजाते हुए भागते हुए कैदियों पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार शुरू कर दी। गोलियों की तेज आवाज से वह पूरा कैंप गूंज उठा और सबकी नींदें हमेशा के लिए उड़ गईं। कुछ ही सेकंड्स में पूरे कैंप को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया और जो कैदी सुरंग के अंदर बचे थे, उन्हें वहीं पकड़ लिया गया। हालात पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो चुके थे और नाजी अधिकारियों के चेहरे का रंग डर से उड़ चुका था। जब कैंप के कमांडेंट को पता चला कि 76 कैदी भाग चुके हैं, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह कांपने लगा। उसने तुरंत नाजी हाई कमांड और हिटलर को इस भयानक चूक की सूचना दी। इसके बाद नाजी सेना, खतरनाक गेस्टापो पुलिस और स्थानीय पुलिस ने मिलकर पूरे देश में एक महातलाशी अभियान शुरू कर दिया। पूरे इलाके को बुरी तरह से सील कर दिया गया और सड़कों पर हर जगह सख्त नाकेबंदी कर दी गई। खूंखार शिकारी कुत्तों के साथ जंगलों में भागने वाले उन जांबाजों का बेरहमी से शिकार करना शुरू कर दिया गया। ट्रेनों को बीच रास्ते में रोककर एक एक इंसान का चेहरा और पासपोर्ट बड़ी बारीकी से चेक किया जाने लगा। नाजी सैनिक गुस्से से पागल हो चुके थे और उन्हें सीधा आदेश था कि जो भी संदिग्ध दिखे उसे वहीं दबोच लिया जाए। इससे लाभ यह एक ऐसा खौफनाक मंजर था जहां भागने वाले उन 76 कैदियों के पीछे मौत एक खूंखार शिकारी की तरह हाथ धोकर पड़ चुकी थी।
वे कैदी भूखे, प्यासे और ठंड से जमे हुए थे और उनके पास बचने का कोई खास रास्ता नहीं था। उनके पीछे दुनिया की सबसे खूंखार सेना लगी हुई थी जो उन्हें जिंदा चबा जाना चाहती थी। पूरे जर्मनी में ऐसा हड़कंप मच गया था जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। इस पूरे दुस्साहसिक प्रयास में भागने वाले 76 लोगों में से केवल 3 कैदी ही ऐसे रहे जो पुलिस को चकमा देकर सफल रूप से सुरक्षित देशों तक पहुंच सके। बाकी बचे 73 कैदियों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी और उनका सामना एक खौफनाक मौत से होने वाला था। उन्हें जर्मन सेना और पुलिस ने अलग अलग जगहों से, कोई ट्रेन में तो कोई जंगल में, बुरी तरह पीटकर गिरफ्तार कर लिया। पकड़े जाने के बाद उन्हें पूछताछ के लिए बेहद क्रूर गेस्टापो पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहां उन्हें भयानक यातनाएं दी गईं। जब यह खबर नाजी तानाशाह अडोल्फ हिटलर तक पहुंची तो वह इस घटना से इतना ज्यादा बौखला गया कि उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हिटलर ने अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नियमों और जिनेवा समझौते का खुला उल्लंघन करते हुए एक बेहद खौफनाक आदेश जारी कर दिया। उसने बिना किसी दया के कहा कि पकड़े गए इन 73 कैदियों में से 50 कैदियों को बेरहमी से गोली मार दी जाए। और इसी दर्दनाक आदेश के साथ आजादी का वो सपना जिसे उन्होंने महीनों तक जमीन के नीचे तिल तिल कर बुना था, हमेशा के लिए खामोश हो गया और उनकी यह कहानी इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गई।